नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। भारतीय बाजार जो कि थोड़े से प्रेशर के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 400 साढ़े 400 अंकों के आसपास का फॉल सेंसेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी रफली 100 अंक 100-113 अंकों के आसपास का फॉल वहां पर भी है। मिड कैप इंडेक्स जो कि आज ½ % के आसपास की बढ़त में है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब ½ % की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर ट्रेड करता हुआ। मेजरली मार्केट्स के अंदर जो एडवांस डिक्लाइन है उसमें एडवांसेस के फेवर में है। करीब 1250 शेयर जो कि तेजी में है और करीब 11 साढ़े 1100 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हेलो मनी 9 में अगले 1 से 1.5 घंटे में हम बातचीत करने वाले हैं कई सारे शेयर्स पर, आपके सवालों के जवाबों पर, आईपीओ मार्केट के ऊपर, आज के बजिंग स्टॉक्स के ऊपर, साथ साथ कहाँ पर खबरें हैं और उन खबरों का किस तरह का इम्प्लीकेशन है, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले ये कुछ हाइलाइट्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं कि आज बाजार में हो क्या रहा है, कहाँ खरीदारी है, कहाँ बिकवाली है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा आज इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इसके अलावा HDFC लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ी बहुत बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस जहां पर स्लाइटली खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। निफ्टी के टॉप लूजर्स की अगर बात की जाए तो आज टाइटन थोड़ा सा प्रेशर यहां पर ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टाइटन के अलावा कुछ और की हाइलाइट्स में BPCL HPCL दरअसल क्रूड में 2% के आसपास का जंप और उस जंप के बाद थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर है। मेटल में आज प्रेशर है तो उसमें से JSW स्टील करीब 2% की बिकवाली यहाँ पर और हिंडाल्को यहाँ पर भी करीब 2% के आसपास का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप गेनर्स मिड कैप लूजर्स में से सुंदरम फाइनेंस आज मिड कैप के टॉप गेनर्स में शुमार है। यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और नामों में ओबरॉय रियल्टी F&O के टॉप गेनर्स में भी शुमार है। यहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ डिक्सन टेक न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट यहाँ पर मेजरली बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अदरवाइज भी एक अच्छी तेजी डिक्सन टेक के अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स में प्रेस्टीज एस्टेट आज रियल एस्टेट की अच्छी बाइंग है और उसको लीड कर रहा है ओबरॉय रियल्टी और प्रेस्टीज एस्टेट दोनों के दोनों। मिड कैप लूजर्स में सबसे पहला नाम है HPCL का, जहां पर बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो उसमें आज आपको पूना वाला फिनकॉप में बिकवाली दिखेगी। डिस्पाइट यहाँ प्रमोटर बाय कर रहे हैं लेकिन स्टॉक में बिकवाली है। सोना कॉमस्टार यहाँ पर बिकवाली। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक और ऐसा नाम जहां पर आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप गेनर स्मॉल कैप लूजर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। स्मॉल कैप में आज हाईलाइटेड है केन्स टेक। डिक्सन टेक का एक रिपल ओवर इफेक्ट आप केन्स टेक के ऊपर आता हुआ देख रहे हैं। ITI दरअसल BSNL के एक रिवाइवल की बातचीत है और वो रिवाइवल का एक बड़ा इंपैक्ट ITI पे आ सकता है क्योंकि ऑर्डर डिस्पेंस करता है BSNL ITI को। साथ ही साथ 5 स्टार और साथ ही साथ डेटा पैटर्न, कुछ और ऐसे नाम जो कि आज स्मॉल कैप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्मॉल कैप लूजर्स में अगर कुछ नामों की बात की जाए तो उसमें आता है एंजल वन जहां पर थोड़ी सी बिकवाली है। नाल्को क्योंकि मेटल की बिकवाली है तो स्मॉल कैप में नाल्को पे प्रेशर है। TTML और नवीन फ्लोरीन जहां पे CEO साहब ने इस्तीफा दिया है उसका एक इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। स्टॉक के अंदर थोड़ा प्रेशर है। आज की हाईलाइट्स में है रियल स्टेट स्पेस जहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और तमाम नाम रियल स्टेट के आज आपको खरीदारी में ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला नाम है पहले F&O गेनर्स जिसमें भी रियल स्टेट का ही नाम है ओबरॉय रियल्टी सबसे ऊपर, देन कम्स डिक्सन टेक, इसके अलावा लोधा और प्रेस्टीज एस्टेट। ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज अच्छी बाइंग रियल स्टेट स्पेस में और साथ साथ F&O साइड पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। F&O लूजर्स में एंजल वन जहां पर थोड़ी सी बिकवाली है। इसके अलावा HPCL, JSPL, नाल्को ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर F&O साइड पर आज थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ अब आती बारी रियल स्टेट में लास्टली जो सेक्टर वाइज सबसे अच्छा परफॉर्मर है कि आज के लिए इंडेक्स के गेनर्स में आता है रियल स्टेट और लूजर्स में आता है मेटल। तो गेनर्स में अगर रियल स्टेट की बात की जाए तो ओबरॉय रियल्टी, लोधा, प्रेस्टीज, ओमैक्स ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर खरीदारी है और मेटल में नाल्को, JSW जैसे स्टॉक जो है जो कि प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये रहा आज का बाजार का की हाईलाइट। सो फार किस तरह की सिचुएशन है अब बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार से और शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुगंधा सचदेव मौजूद हैं, फाउंडर SS वेल्थ स्ट्रीट की। सुगंधा मैम से शायद 1.5 डिकेड बाद या 1 डिकेड बाद आज बातचीत हो रही है और सुगंधा मैम तब
कमोडिटीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कवर करते थे, आज इक्विटीज़ को भी उतने ही बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। और विद टाइम जो दायरा है इक्विटी से, कमोडिटी से बढ़ के अब इक्विटीज़ की तरफ भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। सुगंधा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी आज हमारे साथ जुड़े, आप हमसे बातचीत कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैम एक मार्केट्स को लेके आपका व्यू चाहूँगा, क्योंकि आज भारतीय बाजार हैं तो थोड़ा प्रेशर में, लेकिन बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप खरीदारी में है, फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए आज बाजार में? Good afternoon, Sumit. Thanks for having me on your show, and it's really nice to have this show with you. So, बाजार की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में हमने लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीबाउंड आते हुए देखा। इनफैक्ट इन माय मॉर्निंग शो आई हैड क्लियरली मेंशन कि जब तक 24,280 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, द ट्रेंड इज बाय ऑन डिप्स। और हमने फ्राइडे के सेशन में आफ्टर 4 डेज ऑफ कंसोलिडेशन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा निफ्टी में। सो मुझे लगता है ये ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यू करेगा, इवन तो हम स्लाइट डिप जरूर देख रहे हैं, पर अगर हम ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ को देखें तो एडवांसेस का नंबर, जैसे कि आपने भी बात की, इट्स हायर। और स्मॉल कैप इंडेक्स में और मिड कैप इंडेक्स में भी हम स्लाइट गेन्स आते हुए देख रहे हैं। इवन दो ब्रॉडर इंडाइसेस में थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, बट आई थिंक इट्स जस्ट माइनर प्रॉफिट बुकिंग। जो हमने फ्राइडे के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा था, इट्स जस्ट अ माइनर डिप। सो मुझे लगता है अभी जो FIIs का स्ट्रॉन्ग कम बैक हुआ है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आफ्टर 2 months ऑफ आउटफ्लोज, दैट इज अ वेरी मेजर फैक्टर, जिसकी वजह से मार्केट काफी हद तक यहाँ मुझे सपोर्टेड नजर आ रही है। अगर हम फिगर्स की बात करते हैं तो FIIs ने 2 हफ्ते में, इनफैक्ट इट्स अ फिगर टिल 13th ऑफ दिसंबर, 22,766 करोड़ की बाइंग की है आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ सिग्निफिकेंट सेलिंग। सो इस साल की अगर हम FII इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट इज रीच्ड अ फिगर ऑफ अराउंड 7747 करोड़। सो मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी आगे भी कंटिन्यू करेगा। और अगर हम सीजनलिटी वाइज भी बात करें तो पिछले 10 से 15 सालों में अगर हम देखें तो हम नॉर्मली दिसंबर के मंथ में गेन्स आते हुए देखते हैं, which are close to average of around 2.8 to 3%. So 71% chances हैं कि दिसंबर में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। I would also call it a Santa rally. इसके साथ साथ और भी पॉजिटिव क्यूज निकल के आ रहे हैं। RBI ने अभी CRR कट किया है, जिससे इंटरबैंक में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। दिस इज आफ्टर 4 years जो उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट तक का CRR में कट किया है। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ईज्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने फ्राइडे के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी बैंकिंग सेक्टर में। सो इससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि फरवरी की मीटिंग में RBI कैन स्टार्ट कटिंग रेट्स। सो मॉनेटरी ईजिंग का जो साइकिल है वो स्टार्ट होगा, सो उससे क्रेडिट को काफी हद तक बूस्ट मिल सकती है। सो ये सारे फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है। वहीं अगर हम ग्लोबल क्यूज की भी बात करते हैं तो इस हफ्ते फेड की मीटिंग है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्केट का काफी फोकस है और ऑलमोस्ट 89 to 90% चांसेस है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट करेगा। और इसी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में भी कुछ हद तक प्रेशर आते हुए देखा है। इवन दो ये ऑलरेडी गिवन है, बट मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी फेड चेयर की इकोनॉमी को लेके जो असेसमेंट होती है और जो अगले साल के लिए वो रेट कट का जो पाथ है उसकी जो गाइडेंस देंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उनकी भी मीटिंग है। एंड वी ऑल्सो हैव की इन्फ्लेशन डेटा फ्रॉम UK, जापान एज वेल एज फ्रॉम US। ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इससे मार्केट में मुझे लगता है काफी हद तक वॉलेटिलिटी रहेगी। बट ट्रेंड वाइज अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे सेशन के लिए 2450 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। एंड की सपोर्ट की बात करें तो 24,280 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर 24,880 का लेवल ब्रीच होता है, वी आर लाइकली टू सी लेवल्स ऑफ अराउंड 25,000 फर्स्ट एंड देन 25,200 इन कमिंग डेज। सो मुझे लगता है अभी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखें। ट्रेंड लुक्स फेवरेबल एट द मोमेंट। तो सुगंधा मैम, निफ्टी में तो आपने अपनी राय रखी, निफ्टी बैंक के लिए क्या है, जो लेवल्स हैं वो आप देख रहे हो और वहां पे किस तरह के मूव रहेंगे? श्योर सुमित जी, अगर निफ्टी बैंक की भी बात करें तो हमने वहां पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक आते हुए देखा फ्राइडे के सेशन में। दिस इज रिफ्लेक्टिंग की फर्दर गेन्स देखने को मिलेंगे। PSU बैंक्स में हम ऑलरेडी एक अच्छी रैली आते हुए देख रहे हैं और इनफैक्ट अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल की बात करें तो PSU बैंक्स ने ऑलमोस्ट 26% की ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट एज पर द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये ट्रेंड अभी काफी कंटिन्यू करेगा बिकॉज एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव कर रही है और NPAs भी अगर बात करें, नेट NPAs दे हैव आल्सो फॉलन सिग्निफिकेंटली। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि यहाँ से PSU बैंक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। प्राइवेट बैंक्स भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, बट आई एम मोर बुलिश ऑन PSU बैंक्स फॉर सम टाइम नाउ। सो मुझे लगता है इसका निफ्टी बैंक को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा
और अगर हम लेवल्स की स्ट्रिक्टली बात करते हैं तो इंट्राडे सेशन में आई सी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 53,100 लेवल, एंड ओवरऑल सपोर्ट की बात करें तो 52,500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। हाई साइड पे थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर नजर आ रहा है मुझे 53,800 लेवल्स पर, बट आई फील विद टाइम दिस लेवल विल बी सरपास एंड वी आर लाइकली टू सी न्यू हाइज फॉर बैंक निफ्टी। मुझे लगता है 55,000 का लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। सो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, बट मुझे अगर मैं आउट परफॉर्मेंस की बात करती हूँ तो मुझे लगता है निफ्टी में क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस नजर आएगी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ओके, तो निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक के, जो कि सुगंधा मैम मान के चल रहे हैं, जिसकी सेंटर रैली की शुरुआत हो सकती है। और बात सही है कि फेड का 25 बेसिस पॉइंट का कट एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए बनेगा, उससे ज़्यादा हो गया तो फिर बात ही अलग है। ओके, अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे हमारे पहले दर्शक से, जो कि दिल्ली से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून सुमित सर। गुड आफ्टरनून सर, क्या हालचाल? बढ़िया सर। सर मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के 40 शेयर है 40। ओके ओके, 460 की रेट पर। ठीक है। तो इसको 6 से 8 महीने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या इसमें एडवाइस रहेगी मेरे लिए? तो और आपकी second खरीदारी sir, रितेश और- जी कब की है? ये ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए मेरे को। तो जो एक बढ़िया तेजी आई थी उसके अपर एंड पे आपने इन्वेस्ट किया, राइट? अब हाँ, आप बोल सकते हो सर, अपर एंड पे किया था। और थोड़ा 460 गेन आपको की बीच में आया भी होगा। हाँ, लेकिन मैंने होल्ड किया कि मुझे लगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई 600 को ये टच जी, करेगा, जी, लेकिन जी। बाजार से डाउन जा रहा था, तो ये भी डाउन ही चल रहा था तब से। चलिए, अब आप 6 से 8 महीने दे सकते हैं, राइट? हाँ, मैं इसमें भी और होल्ड कर सकता हूँ, 8 महीने साल भर तक और भी होल्ड कर सकता हूँ। ओके, और अगर सुगंधा मैम आपको राय दें कि आप और निवेश करें, तो क्या आप निवेश करने की स्थिति में हैं? हाँ, मैं और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है इंडस्ट्रीज का कि बैटरी का, कि ये अभी चलेगा। हाँ, in fact ये सोलर बात में तो- और रिन्यूएबल में ये चलेगा, तो इसलिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। और सेकंड मेरा क्वेश्चन था सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। इसको लेकर Okay. बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन वो आपके शेयर पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। आपने खरीदारी बहुत किस कमी भाव पे ब- की है? मेरी है सर 1278 पे। रितेश जी, क्योंकि ये स्टॉक पहले ही 2500 से 3200 की तेजी दिखाकर वहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिखा चुका है, मतलब 2700 आया, फिर वहाँ स्टॉक स्प्लिट या बोनस आया, सो एक ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखाने के बाद इसमें एडजस्टमेंट आया है। लेकिन फिर भी ये बात सही है आपकी कि बहुत समय से एक दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है। दोनों पे आपका सवाल ले लेता हूँ मैं। मैंने लोअर 1278 पे मैंने लोअर लेवल पे लिया है, लेकिन जब Okay. से लिया है तब से भी ये उसी पे ही मतलब उसी रेंज में ही घूम रहा है। अच्छी चीज़ क्या है ना रितेश जी, एटलीस्ट वहाँ से नीचे नहीं आ रहा। अगर वो अच्छी रेंज में है लेकिन आपके भाव के आसपास है, यही सबसे बेहतरीन चीज़ सो फार देख रहे हो आप। चलो, बाकी बात मैं सुगंधा मैम से करता हूँ। सुगंधा मैम, इनकी खरीदारी पहले तो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे, इनकी खरीदारी जहाँ से है वहाँ से नीचे आया और अभी भी इस सिचुएशन में है कि ये और ऐड भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ क्या करें, और दूसरा सवाल रितेश जी का ही नहीं बहुतों का होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या करना चाहिए, कि बहुत समय से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है और बहुत से मूव दिया भी नहीं है, सो करना क्या चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इट्स होल्डिंग अबव इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, और अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो 410 मार्क इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो मुझे लगता है जैसा इन्होंने कहा कि ये फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अगर आपको डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 430 लेवल, आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्टॉक है, आई थिंक इसको आपको होल्ड करना चाहिए। 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 430 के आसपास फर्दर एवरेज भी कर सकते हैं। 480 के ऊपर अगर एक ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको 550 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आप 5 से 6 महीने का नजरिया रखिए, मुझे लगता है ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। थोड़ा सा आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं ऑन स्मॉल डिप्स। अब रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस में हमने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन देखी है, स्टॉक में कोई बहुत मेजर मूव देखने को नहीं मिली है। इवन दो हमारा भी ये मानना था कि 1300 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, बट ये रैली फिजल आउट हो गई है। बट अभी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा रिलायंस में न्यूज फ्लोज है। इन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया को मुंबई में लिए एग्रीमेंट साइन किया है। दे हैव एक्वायर्ड ऑलमोस्ट 26% स्टेक इन दैट कंपनी। सो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा, और इसके साथ साथ दे हैव ऑल्सो मेड एन एग्रीमेंट विद रशिया रोजनेट के साथ, जहां क्रूड इनको अगले 10 सालों के लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिलेगा। सो ये भी इनके रिफाइनिंग के मार्जिन को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। इसका स्टॉक को काफी फायदा हो सकता है। जस्ट दैट थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट मेरा भरोसा इस स्टॉक पे काफी ज्यादा रहेगा। 1200 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, और मुझे लगता है यहाँ पे आप फर्दर चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं।
1420 1440 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे। आप 2 महीने का नजरिया रखिए, ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। होल्ड की एडवाइस रहेगी एंड चाहें तो फर्दर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो रिलायंस और एक्साइड दोनों को लेकर राय आपने सुनी सुगंधा मैम की तरफ से। अब पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पांडे जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून पांडे जी, सर ये हम लिए थे IDFC फर्स्ट बैंक, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर है 2277। ये मर्जर से पहले लिए थे, मर्जर के बाद लिए हैं? हाँ नहीं, बिफोर मर्जिंग। बिफोर मर्जर, ओके ओके। तो अब आपके पास 2277 शेयर है, राइट? हाँ या करंटली एंड रेट है 25 पैसे का। ओके, फिर हाई है तो अभी नजरिया क्या है आपका इसमें पांडे जी? करते हैं सर। ओके, तो सुगंधा मैम IDFC फर्स्ट एक मासिव कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर है, क्योंकि ये पहले तो रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, एक बड़ा मर्जर हुआ है, सो मर्जर को भी बाजार रीड कर रहा है, उसके बाद भी शेयर बहुत ज़्यादा इसमें मूव आया नहीं है। आप कैसे देख रहे हो, क्या करना चाहिए? सुमित जी, एज अ डिस्क्लोजर आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक। मुझे पर यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, इवन दो इट्स होल्डिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस। बट यहाँ देखें तो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिली है और लोअर लेवल से हमने कुछ हद तक बाइंग आते हुए देखी है। जब तक 60 का लेवल इस स्टॉक में होल्ड कर रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इस स्टॉक में मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। आई थिंक रिकवरी थोड़ी स्लो जरूर रहेगी, बट यस, अगर आप का थोड़ा सा लंबा नजरिया है, आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। आपकी 80 का बाइंग प्राइस है, उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगे, बट आप चाहें तो 68 69 लेवल्स के ऊपर अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो आप इसमें फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा इन दैट सिनेरियो। मुझे लगता है अभी ये स्टॉक 88 से 89 तक के लेवल तक ही जाएगा, वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें। बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद अभी ना रखें। अगर आप 3 से 4 साल इसको होल्ड कर सकते हैं तो आपको ये मल्टी बैगर भी बन सकता है। सो अभी आप 90 तक के लेवल्स के लिए इसको बाय चाहे तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और यू कैन इवन होल्ड योर करंट पोजीशंस। तो आप होल्ड कर सकते हो और एक बढ़िया मल्टी बैगर के तौर पर भी इसको सुगंधा मैम देख रहे हैं, और एक डिस्क्लेमर के साथ कि वो भी इस पोजीशंस को होल्ड करते हैं। एक और सवाल जो कि यूट्यूब पे आया है, आदर्श पांडे साहब का सवाल है। इनका सवाल है, इनके पास एंजल वन के 70 शेयर हैं 2960 रुपये के, और RVNL के 500 शेयर हैं 478 रुपये के। विपुल जी कहाँ हैं? विपुल जी छुट्टी पर हैं अभी तो फिलहाल। एनीवेज, तो बाकी दोनों शेयरों के लिए सुगंधा मैम क्या राय रखते हो आप? एंजल वन करीब करीब 2960 रुपये के दाम पे खरीदारी है, और साथ ही साथ RVNL जो कि 478 के दाम पे खरीदारी है। सो फार ये गेन में है, चाहे एंजल वन की बात की जाए या अदरवाइज। क्या करना चाहिए? बस RVNL में एक बढ़िया रैली हो चुकी है और एंजल वन भी एक बढ़िया रैली दिखा चुका है। सो आप कितने कंफर्टेबल उनके स्टॉक्स के साथ? सुमित जी, एज अ डिस्क्लेमर, हमने भी अपने क्लाइंट्स को ये स्टॉक रिसेंटली रिकमेंड किया था। वी हैव ऑलरेडी बुक प्रॉफिट्स इन दिस। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा प्राइसेस कूल ऑफ होंगे एंजल वन में। ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है, 3800 तक की भी मूव देखने को मिल सकती है। बट अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो मुझे लगता है 2900 के लेवल्स पे करें, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप, मुझे लगता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें एंड दोबारा लोअर लेवल्स पर आप एंट्री कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2900। ओवरऑल 3800 तक की मूव एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक में। सो दूसरा स्टॉक आपने, सुमित जी, या जी, दूसरा स्टॉक है मैम RVNL का। सुमित जी, अगर पिछले कुछ सेशंस में देखें, आफ्टर लाख लस्टर मूव हमने रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छी मूवमेंट आते हुए देखी है, और मुझे लगता है ये अभी नियर टर्म में काफी स्ट्रेंथ दिखा सकती है, फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। RVNL में करंटली होल्ड की ही एडवाइस रहेगी, फर्दर भी फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। मुझे यहाँ से 580 तक का मूव नजर आ रहा है। आप इसमें अपनी पोजीशन में 410 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें एंड 580 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड है इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 to 3 months। ओके, आशा जी का एक सवाल है। इनके पास न्यू इंडिया एश्योरेंस के करीब 1000 शेयर हैं जो कि 202 रुपये के एवरेज भाव से खरीदारी कर रखी है। इनका नज़रिया 1 से 2 महीने का है। तो क्या राय रखते हो आप सुगंधा मैम? न्यू इंडिया एश्योरेंस वैसे भी आज इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, HDFC लाइफ लीड कर रहा है उसमें। सो क्या करना चाहिए इन्हें? इस स्टॉक में अगर हम आज के सेशन में भी देखें तो अच्छे गेन्स देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है। सुमित जी, आप दोबारा रिपीट करेंगे किस लेवल पर इनकी बाइंग है? इनकी खरीदारी का जो लेवल है वो 202 के आसपास है मैम। तो सो फार ये गेन में है 8 से 9 रुपए के आसपास, लेकिन मुझे अभी भी आगे लग रहा है, हाँ, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आपको फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं।
227 से 228 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है नियर टर्म में। मुझे लगता है वहां पर आप अपना जरूर प्रॉफिट बुक करें और इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 197। सो इस स्टॉक में भी होल्ड की एडवाइस रहेगी, 230 के आसपास इसको बुक करें। 230 के आसपास आप मैम से बुक करके चल सकते हैं। एक दिलीप कुमार परमार साहब का सवाल आया है, ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल में निवेश करने की सोच रहे हैं। आप क्या राय रखते हो मैम, गेल इन स्तरों पर क्या निवेश लायक स्थिति में है, कंसीडरिंग कि आज ओएमसीज के अंदर काफ़ी प्रेशर है क्रूड की तेज़ी की वजह से, लेकिन गेल जो कि है एक रेंज के अंदर ही, वहाँ क्या करना चाहिए ना? सुमित जी, बहुत स्लो मूवर रहा है और ऑयल एंड गैस सेक्टर में एफआईआईज ने बहुत सेलिंग की है इस साल। इसी वजह से हमने काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी आते हुए देखा इस स्टॉक पे। ओवरऑल ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग है, बट अभी मुझे नियर टर्म में बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। अगर आप फ्रेश बाइंग फिर भी करना चाहते हैं तो आप इसमें जरूर कर सकते हैं। थोड़ा सा टिप की वेट करें, 197 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 178 का स्टॉप लॉस लें एंड 235 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जब तक इस स्टॉक में 245 के ऊपर एक ब्रेकआउट नहीं होता, बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, सिंस इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, इंस्लाइड अगर हम देखें वीकली चार्ट्स पे हायर हाइज की फॉर्मेशन भी है। सो मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा। शॉर्ट टर्म के लिए आप 235 तक के लिए बाइंग कर सकते हैं। 235 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट आप बाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम की उम्मीदें यहाँ ना लगाकर चलिएगा। अब हिमांशु जी मौजूद हैं जो कि भटिंडा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एशियन पेंट के शेयर है, 3054 की है। किस भाव पे खरीदारी है आपकी? मैं हिमांशु जी 3000 के ऊपर खरीदारी है आपकी? हाँ जी, 20 क्वांटिटी है सर। ओके, और हिमांशु जी सर मैंने वैसे ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे 10 साल के लिए, अब मैं क्या करूं सर, इसमें बने रहूं या निकल जाऊं? और आपका जो नजरिया था 10 साल का, वो भी 10 साल इंटैक्ट है, राइट? हाँ जी। और आप इस स्थिति में हैं कि यहाँ पर फर्दर और एवरेज कर पाए? हाँ जी सर। चलिए, तो सुगंधा मैम, नजरिया है एशियन पेंट्स में 10 साल का 3054 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। 20 शेयर इनके पास हैं। 2-3 की हाईलाइट एशियन पेंट्स में ये रहे हैं कि एक तो नंबर्स खराब आए थे लास्ट बार के, ग्रासिम का बढ़ता जो दबदबा है वो इनके लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर गया, स्पेशली कंपटीशन साइड पे। बट स्टिल निफ्टी के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से एक है ये पिछले 20 साल के। सो एक रहा तो ये मल्टी बैगर है विद टाइम। ये ट्रेजेक्ट्री आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं अगले 20 साल के लिए, आप क्या राय रखते हो? तो सुमित जी देखें तो इस स्टॉक ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है पिछले कितने सालों से रहा है, बट अभी इनका मार्केट शेयर कुछ हद तक कम हो रहा है। कंपटीशन काफी ज्यादा फेयर्स हो रहा है। सो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और हमने रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इसमें डिक्लाइन भी आते हुए देखा है। इट्स ट्रेडिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस। यस, अगर आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, बट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। मुझे लगता है जब तक ये स्टॉक 2100 के ऊपर होल्ड कर रहा है, इसमें रिकवरी के जरूर चांसेस हैं। सो सेल ऑन रैलीज रहेगा वैसे ये स्टॉक, बट अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है थोड़ा आप ये जरूर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड 2800 के आसपास इस स्टॉक में मुझे लगता है एग्जिट लेना बेटर रहेगा। अभी मुझे 3000 3200 तक की ट्रेजेक्ट्री इसमें नजर नहीं आ रही है। सो बेटर रहेगा लोअर लेवल्स पर थोड़ा सा एवरेज करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2100 एंड 2800 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें स्टॉक से। तो अभी के लिए तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, नीचे के लेवल पे थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। 2800 के आसपास आप एक बार को निकल सकते हैं, या फिर उस समय दोबारा आप सवाल पूछ सकते हैं क्या रणनीति बनानी होगी, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रहिए यहाँ पर। एक सवाल सबीहा सैयद जी का आया है। इनके पास परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर हैं और ये साथ साथ ग्लोबल हेल्थ के भी शेयर हैं। 3 महीने का इनका नज़रिया है। तो आज परसिस्टेंट को लेके सभी एक सुगंधा में एक वो भी डाउनग्रेड भी आया था आज सुबह, लेकिन और बढ़िया आउट परफॉर्मर भी रहा। इनफैक्ट निफ्टी आईटी के सारे इंडेक्स के ऊपर नज़र डाली जाए, जहाँ पे पूरा इंडेक्स 33 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, अकेला परसिस्टेंट है जो कि 80 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। इस तरह की बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है। सो आप क्या राय रखते हो, परसिस्टेंट सिस्टम में क्या करना चाहिए? ऑल टाइम हाई पे शेयर खड़ा है। बिल्कुल सुमित जी, मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट जरूर, वन शुड टेक सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल। ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं, अभी भी इस स्टॉक पे भरोसा रहेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की रहेगा कि अभी भी आप होल्ड करें। एटलीस्ट पार्शली जरूर इस स्टॉक में बुकिंग करना एडवाइजेबल रहेगा। मुझे 675 तक की भी रैली इसमें दिख रही है, बट दैट वुड बी स्लाइटली रिस्की यहाँ पर
अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पूरा होल्ड करना, पार्शियल बुक करने की एडवाइस रहेगी। आईटी सेक्टर में हम आज थोड़े से लॉसेस आते हुए देख रहे हैं। यूएस टेक स्टॉक्स में भी हमने पिछले सेशन में कुछ प्रेशर बनते हुए देखा, सो थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है। सो बेटर रहेगा आइदर आप पार्शियली बुक करें, इन केस यू डोंट वांट टू बुक दिस स्टॉक, आप 5800 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, एंड देन यू कैन राइड द रैली टुवर्ड्स 7500 एज वेल। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि पार्शियली जरूर बुक करें। तो पहली एडवाइस तो ये रहेगी थोड़ा सा प्रॉफिट आप ज़रूर बुक कर लें और बाकी निवेश के साथ बने रहें। आमतौर पे एक सेफ रणनीति ये भी होती है सबिया जी कि अगर आप एक अच्छा गेन किसी एक स्टॉक में ले रहे हैं तो एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लीजिए, बाकी शेयरों के साथ भले आप बने रहिए ताकि कैपिटल प्रोटेक्ट रहे और बाकी अपनी रणनीति को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल था सुगंधा मैम इनका, वो है हेल्थ केयर ग्लोबल को लेकर। तो मेदांता के नाम से हम जानते हैं और ये भी अमंग फ्यू स्टॉक्स है इसके वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पर है और हॉस्पिटल में चले भी है बढ़िया स्टॉक, अब ये एक रेंज के अंदर है। आप क्या राय रखते हो इसमें? Sure. So, Sumit ji, can we take the next query? I have not been able to find the stock right चलिए now. कोई इशू नहीं। एक बिनीता जी का सवाल आया है, इनके पास सदर्न पेट्रो स्पिक, जिसको हम जानते हैं स्पिक के कोड से, उसकी 85 रुपये के दाम पे खरीदारी है और साथ ही साथ टाटा कम्युनिकेशन 1923 रुपये के दाम पे खरीदारी है। 10 शेयर इनके पास हैं। सो टाटा कम्युनिकेशन रिसेंटली 2100, 2150, 2200 के आसपास के एक हाइज बना के फिर नीचे आया हुआ है, और सदर्न पेट्रो, इन दोनों में क्या करना चाहिए? So, सुमित जी, पहले ग्लोबल हेल्थ को ले लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ में एक पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। यहाँ पर आप क्वेरी को दोबारा रिपीट करेंगे, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं? ये होल्ड कर रही है मैम। किस लेवल पे होल्ड है? इन्होंने खरीदारी का लेवल तो मैम नहीं लिखा, लेकिन ये इन्होंने लिखा है कि उसके ऊपर एक सवाल जानना चाह रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है पोजीशन, क्या करना चाहिए? तो सुमित जी, मुझे लग रहा है इसमें 1200 का अगर ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। अभी अगर आपकी पोजीशन है, आप इसको जरूर होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1000। 1000 का स्टॉप लॉस, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, इसमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 1380 वेरी सून। सो आप इस स्टॉक में बने रहें। इट्स अ होल्ड एज ऑफ नाउ। ओके, तो बने रहना ज़्यादा बेटर है। मैम बाकी जो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे उसमें जो सवाल पूछा गया था वो मिस हो गया इनफैक्ट। एनीवे, चलिए आगे कुछ और सवालों पे भी बातचीत कर लेते हैं। एक BEML को लेकर सवाल आया सारांश साहब का, 5170 रुपये के दाम पे खरीदारी है और JK लक्ष्मी सीमेंट 890 रुपये के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? सो BEML की बात कर लेते हैं। सुमित जी, एज अ डिस्क्लोजर, आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक। और डिफेंस स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ सेशंस में बहुत अच्छे गेन्स आते हुए देखे, बी इट HAL, BEL एंड BEML एज वेल। हमने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है 2025 में भी डिफेंस स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी बढ़ेंगी और अभी इंडिया का डिफेंस सेक्टर काफी ज्यादा मुझे लग रहा है प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। सो BEML को इसका काफी फायदा मिलेगा और यहाँ से मुझे लग रहा है 4700 के ऊपर अगर हम इस स्टॉक को ट्रेड करते हुए देखते हैं, एक सस्टेन्ड मूव अगर देखते हैं इस लेवल के ऊपर, तो 5500 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे। एंड 5500 के ऊपर भी मुझे ये स्टॉक नजर आ रहा है। फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव, आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 6500 एज वेल। सो मुझे लगता है BEML में क्लियरली एक होल्ड मेंटेन किया जा सकता है और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 4200 पे। तो BEML पे बने रहने की राय आपको दी जा रही है। सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर वेदांता लिमिटेड से था सवाल सर। वेदांता आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं? जी सर, खरीद रखते हैं। तो पहली चीज तो एक अच्छी खबर है, 100 शेयर खरीद रखते हैं। ओके, तो सिंह साहब एक अच्छी खबर भी आपके लिए कि वेदांता में आज बोर्ड बैठक है और इस साल के चौथे डिविडेंड को लेकर घोषणा कर सकते हैं। सो वो शाम तक हाईलाइट आएगा, उस पार्ट को आप एक्सचेंज पे ज़रूर नज़र रखिए किस तरह के अपडेट्स वहाँ से आते हैं। तो कब की खरीदारी है सिंह साहब ये सर लगभग 1.5 साल हो गए। तो 1.5 साल में आपके शेयर तो फ्री हो गए होंगे सारे, डिविडेंड ही ले लेके? जी डिविडेंड तो मिले हैं सर बहुत सारे, तो पर मैं डिविडेंड सर के इसे 2030 तक लगभग रखना चाहता हूँ अभी। तो सर वैसे ही आपके शेयर फ्री के ही हैं सारे के सारे सिंह साहब, और हर साल आपको डिविडेंड तो मिलता ही है और प्लस कैपिटल भी डबल हो चुका है। सो आपका जो खुद का एक फैसला है वो भी आप होल्ड करना चाह रहे हैं, तो जानना सर क्या ज़रूरी है इसमें? मैं सर मतलब इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ 2030 के करीब तक, मतलब 29-30 तक। चलिए, तो कैसा रहेगा आगे के लिए?
ओके, तो सुगंधा मैम, वेदांता लिमिटेड, इनकी खरीदारी है इस कंपनी में, 100 शेयर हैं, करीब 290 रुपये के दाम पे खरीदारी है। ऑलमोस्ट ये शेयर इनका फ्री का है, क्योंकि 511 रुपये तो शेयर का दाम है, 290 पे खरीदारी है। सो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा, डबल के आसपास तो ये शेयर का दाम हो चुका है। प्लस हर साल डिविडेंड अलग मिलता है, तो डिविडेंड से भी ये शेयर फ्री हो चुका है। सो अब ये 2030 तक इसे होल्ड करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ से अगले 4 से 5 साल या 5 से 6 साल होगा। आप क्या चाहते हो, आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें? तो सुमित जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि आज इसकी मीटिंग है, डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। सो मुझे लगता है एक्स डिविडेंड होने के बाद थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, बट मेटल्स की थीम मुझे अगले साल के लिए काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। सो मैं अगर सिर्फ अगले साल के भी आउटलुक की बात करूं तो मुझे लगता है 680 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। 2030 तक के लिए कहना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स रहेंगे, मेटल्स की डिमांड कैसी रहती है, बट जो अभी क्लियरली विजिबल नजर आ रहा है, मेटल्स की डिमांड अगले 2030 तक मुझे लगता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है। स्पेशली कॉपर एंड जिंक की डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो इसका इस स्टॉक को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत ग्रेजुअली अगर हम देखें तो ग्लोबल जो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की जो थीम है वो भी काफी ज्यादा पिकअप कर रही है ग्लोबली। सो दैट विल बी मेजर फैक्टर जिसकी वजह से वेदांता, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स को काफी फायदा मिल सकता है। सो आप सर्टेनली इसको 2030 तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप अगले साल तक का नजरिया रखते हैं तो 680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक ने अभी रिसेंट डेज में ही, इनफैक्ट लास्ट 2 वीक्स में एक अच्छी रैली दिखाई है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो ये रैली ओवरऑल जरूर कंटिन्यू करेगी, बट मार्जिनल इसमें एक डिप जरूर देखने को मिल सकता है। 465, 470 तक के लेवल्स इसमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं, बट सिंस आपकी बाइंग बहुत लोअर लेवल्स की है तो आप इसको जरूर होल्ड करें। और इनफैक्ट यहाँ पे और कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी मेंटेन किया कि आप 2030 तक इसको होल्ड करना चाहते हैं। चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं 465 के आसपास। तो 465 के आसपास आप थोड़ा बहुत और ऐड भी कर सकते हैं, ये एक राय आपको दी गई है। एक सवाल खान साहब ने पूछा है। खान साहब का सवाल है, उनके पास 101 शेयर हैं कोल इंडिया के, और वो मई 2024 से इसे होल्ड कर रहे हैं, मार्च 2025 तक होल्ड कर सकते हैं। 421 रुपये के दाम पर खरीदारी है। जैसे वेदांता की एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड स्टोरी है, लाइकवाइज कोल इंडिया की भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिविडेंड स्टोरी है, ये भी कंसिस्टेंट डिविडेंड प्लेयर है। सो क्या इनका जो नज़रिया है 4-5 महीने का, यही ठीक है, या ये और समय भी दे सकते हैं कोल इंडिया से स्टॉक को डिविडेंड के तौर पे? So सुमित जी, एज अ डिस्क्लोजर हमने भी ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, बट देन इट हैज बीन अ वेरी स्लो मूवर और हमने काफी रीसेंट टाइम्स में इसमें शार्प फॉल भी आते हुए देखा। बट यस, इट्स क्लोज टू इट्स की मूविंग एवरेजेस। मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर इसमें ड्यू है। अगर आप डिविडेंड स्टोरी को प्ले कर रहे हैं तो सर्टेनली इट्स अ होल्ड, बट अगर आप सिर्फ मोमेंटम के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी आपके पास बेटर स्टॉक्स भी अवेलेबल है। यहाँ से सिर्फ एक रिकवरी देखने को मिलेगी, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेन्स अभी मुझे स्टॉक में नजर नहीं आ रहे। एक बाउंस बैक जरूर है 475 से 480 लेवल्स तक का, बिकॉज 375, 380 लेवल्स पर इस स्टॉक में एक बहुत अच्छा, अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सो इट्स जस्ट 475 तक अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक करें तो बेटर रहेगा। डिविडेंड के लिए अगर इसको आप होल्ड करना चाहते हैं तो सर्टेनली इट्स अ होल्ड। जब तक 550 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन नहीं करता, इसमें कोई बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी।